So here now starting with chapter number 9, environment and the sustainable development. So environment means that our surroundings. Environment is defined as a total planetary inheritance and the totality of the all resources. यानी कि जो आपके planet पे जो आपके जीवन को जीने के लिए जो चीजें हमें available हैं और साथ में हमारे पास जितने भी resources हैं वो सब मिलाकर के क्या बनता है हमारा environment. इसके दो elements होते हैं environment के. पहला यहाँ पर है biotic elements and the other one is abiotic elements. So biotic elements include all living elements like birds, animals and plants, forests and the fisheries. यानी कि जो भी living things हैं, जो भी living elements हैं, वो क्या कहलाते हैं? Biotic elements. और abiotic elements include non-living elements like air, water, land. हालांकि ये non-living नहीं है, इनसे हमारा जीवन चलता है, लेकिन फिर भी इसको हम एक real life की भाषा में हम इसे क्या बोलेंगे? That these are the non-living things: air, water, and the land. Okay. Now the next one, the topic over here that you have to read is the functions of the environment. So first one function of the environment is that it provides the resources for the production. जो हमारा environment है वो क्या provide करता है हमें production के लिए resources. For example, anybody can give the example? To produce the sugar, we need the sugar cane. Okay. To produce the clothes, we need cotton, rubber, everything we need. So for the production process, we need this. We need the resources. We need the environment. Okay. The next one is environment assimilates waste. हम जितना भी waste create करते हैं, environment उसको अपने आप में exhaust करता है, उसको use करता है. अब जैसे somehow the dump is in your home. कूड़ा आपके घर में है, तो आपको किसी स्मेल सी आएगी ना. और अगर आप उसको बाहर निकाल देते हैं, घर से बाहर छोड़ाते हैं, वैसे भी जो ये गाड़ियां वगैरह आती हैं जो ये लेकर के जाती हैं, या करती हैं खुले एरिया में छोड़ देती हैं ताकि इससे ज्यादा बीमारियां ना फैले, दूर शहर से डाल देते हैं. तो धीरे धीरे क्या होता है, ये सारा का सारा कूड़ा क्या होता है, डिग्रेड होता है और फिर वो खाद में कन्वर्ट होता जाता है धीरे धीरे. हाँ, प्लास्टिक बहुत टाइम लगता है प्लास्टिक को गलने में, कई 100 साल लग जाते हैं, इसलिए कहते हैं प्लास्टिक हमें कम से कम यूज करना चाहिए. तो जो एनवायरमेंट है, जितना भी हम वेस्ट क्रिएट करते हैं वो सब एनवायरमेंट एब्जॉर्ब करता है. घर में हम उस वेस्ट के साथ रह भी ना पाए, लेकिन जो एनवायरमेंट है ये उस वेस्ट को यूज करता है. नेक्स्ट इज दैट एनवायरमेंट sustains life. Some basic necessities of life like sun, soil, water and air are part of environment. So environment sustains life by providing these essential elements. आपको हमने बताया abiotic elements में आपको ये भी included है air, water, land, जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. सन देखिए कितना जरूरी है, आजकल ठंड कितनी है. So it is very important and it gives the life. हमें पानी चाहिए, हवा चाहिए सांस लेने के लिए, ना खुला एनवायरमेंट चाहिए, धूप चाहिए अपने आप बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रखने के लिए. सो इट सस्टेन्स लाइफ. एंड द नेक्स्ट वन इज इट प्रोवाइड्स एस्थेटिक सर्विसेज. एस्थेटिक सर्विसेज का मतलब ये होता है कि हमें ये ब्यूटी भी प्रोवाइड करता है ना. वी विजिट टू द हिली एरियाज, so why to see the beauty of the nature. Yes. So like this way it provides the very scenic beauty हमें provide करता है environment. Okay, so this is the functions of the environment. So the first reason for this environment crisis is population explosion. Population इतनी ज्यादा है, बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती जा रही है. खासकर हमारे भारत और भी कई देशों में क्या है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है. उससे क्या होता है, जनरेशन ऑफ वेस्ट भी ज्यादा होता है और साथ ही में लोगों की डिमांड बढ़ती है ना, क्योंकि जब जितनी पॉपुलेशन होगी डिमांड उसके हिसाब से होगी. और साथ में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रखा है, हर जगह पर इंडस्ट्रीज को बढ़ा रहा है. हम आपको ये तो बढ़ा रहे हैं कि कैसे जीडीपी को बढ़ाना है, जीडीपी को इंक्रीज करना है. हर देश ने अपनी ट्रीटी साइन कर रखी है, ग्रुप्स फॉर्म कर रखे हैं ताकि प्रोडक्शन को बढ़ाना है, जीडीपी को बढ़ाइए. लेकिन उसके साथ में क्या है, एनवायरमेंट भी बहुत ज्यादा सफर करता है. अगर उसी हिसाब से हम पॉपुलेशन कंट्रोल रखें तो कुछ हद तक फिर भी एनवायरमेंट को आराम दे सकते हैं. लेकिन अगर पॉपुलेशन भी बढ़ती जाएगी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी ऐसे ही बढ़ता जाएगा, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी हर एक देश के लिए. नेक्स्ट इज एक्सटेंसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. हम जो इतने रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करते हैं जमीन से, पानी है, खाद्य पदार्थ है, या फिर और क्या क्या निकालते हैं, जो खनिज पदार्थ निकलते हैं यहाँ से, एल्युमिनियम, बॉक्साइड, ये सब कुछ एक्सट्रैक्ट करते हैं. उससे क्या होता है, सबकी सब जमीन अंदर से खाली होती जाती है. और जब वो खाली होती है तो क्या होता है, उस स्थिति में वो प्लेट्स आपस में एक दूसरे से टकराती हैं और फिर क्या होता है, ये अर्थक्वेक जैसी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं. सो देयर इज एक्सटेंसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज.
एक्सटिंक्शन ऑफ मेनी रिसोर्सेज, कई रिसोर्सेज तो ऐसे हैं जो कि खत्म ही हो गए और खत्म हो जाएंगे। जैसे पता है आपको कुछ पेट्रोल कुछ साल ही चलेगा, मुश्किल से 10 से 15 साल चलेगा, उसके बाद आने वाली जनरेशन इसको देख भी नहीं पाएंगे कैसा होता है, और धीरे धीरे ये और महंगा ही होता जाएगा। और साथ में जब तक इसके कुछ सब्स्टिट्यूट नहीं आएंगे तब तक जो आने वाली जनरेशन है इसको पता नहीं होगा कि पेट्रोल जैसी भी कोई चीज हुआ करती थी। एफ्लुएंट कंजम्पशन इन द प्रोडक्शन स्टैंडर्ड, हमारा कंजम्पशन का प्रोसेस बहुत ज्यादा है। आज हम लोग कितना ज्यादा सामान खरीदते हैं, कपड़े हैं, खाने की चीजें, बहुत कुछ हम बहुत ज्यादा कंजम्पशन प्रोसेस बढ़ गया है। एयर एंड वाटर पोल्यूशन ड्यू टू डेवलपमेंट प्रोसेस, जो हम ये इंडस्ट्रीज बनती हैं उनका सब केमिकल वेस्ट कहाँ जाता है, सब पानी में जाता है, और उससे भी क्या होता है, एयर पोल्यूशन भी होता है, क्योंकि वो इंडस्ट्रीज जो अपना स्मोक भी जो है मतलब कि जब वो एफ्लुएंट करती है, बाहर निकालती हैं उस धुएं को, तो उससे एयर पोल्यूशन भी होता है, और जब वो वेस्ट को पानी में डालती हैं उससे वाटर पोल्यूशन होता है। और ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन डिप्लीशन, जितने ज्यादा एसीज बनते हैं, जितने ज्यादा फैक्ट्रीज बनती हैं, उससे क्या होता है कि वो गर्मी जनरेट होती है और उससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, साथ में ओजोन जो है क्या वो डिप्लीट होती है। नाउ द नेक्स्ट वन टॉपिक इज ओजोन डिप्लीशन. So now ozone depletion refers to destruction of ozone in the ozone layer due to presence of chlorine from man-made chlorofluorocarbons. Just mark it. Now what are the causes for this? Causes is the use of the cooling substances in AC and refrigerators, and aerosol propellants and bromofluorocarbons halos which is used in the fire extinguishers. Please mark it. It can be asked in 1 mark also. अब इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं ओजोन डिप्लीशन के? जो ओजोन में जो होल हो रहा है, ओजोन लेयर इतनी ज्यादा हमारी खत्म हो रही है, उसके इफेक्ट्स क्या होंगे? That UV radiation seems to be possible for skin cancer in human beings. जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं जिनको ये ओजोन लेयर हमारे तक आने से बचाती हैं, वो सीधी जो है अर्थ तक पहुंचती है और उससे हमें स्किन कैंसर जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। UV radiation lowers production of phytoplankton which affects other aquatic organism. जो ये अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं धरती पर, इससे एक्वेटिक जो पानी वाले जानवर हैं वो भी अफेक्टेड होते हैं। एंड UV रेडिएशन कैन आल्सो इन्फ्लुएंस द ग्रोथ ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, जो पौधे हैं उनके प्रोडक्शन में भी ये लोग जो है एक हिंडर करते हैं, ये जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जस्ट मार्क इट। अब जो इतनी ज्यादा हार्मफुल वेवलेंथ्स अल्ट्रावायलेट रेज धरती पर आ रही है, इसके लिए क्या करना चाहिए? जब आप इतना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, जो नेशंस जिसके बारे में सोच रही है प्रोडक्शन को बढ़ाना है, वो ये भी सोचेंगे ना साथ में ये कैसे ऐसे कंट्रोल करना है। तो उसके लिए क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज अ हिस्टोरिकल ट्रीटी डिजाइन्ड बाय द मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर बाय फेजिंग आउट CFC। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक ट्रीटी है, यानी कि एक संगठन नहीं है। दिस इज अ ट्रीटी, हिस्टोरिकल ट्रीटी जो कि यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स ने बनाई है। क्या ये ट्रीटी है कि हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का यूज कम से कम करेंगे, और शायद इसे सबसे ज्यादा वहीं से आते हैं, लेकिन बस अपने आप को दिखाने के लिए दैट वी आर फॉर द एनवायरनमेंट आल्सो, it has designed a treaty. Under the Montreal Protocol, all the signing members agreed to freeze the consumption and production of CFC by the year 2013. 2013 तक हम एसीज का यूज काफी हद तक कम कर देंगे, या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन इतना एमिट नहीं होगा। And India signed the Montreal Protocol along with its London Amendment in 17/9/1992. Mark it. And the Montreal Protocol has significantly reduced the production of CFC in the stratosphere and helping the ओजोन रिकवरी। ठीक, तो ये सब जो है काफी हद तक उसका कंट्रोल भी हो रहा है। पर्यावरण मींस एनवायरनमेंट एंड मित्र मींस फ्रेंड, एंड टाइम हैज अराइव्ड फॉर अस टू बिकम द पर्यावरण मित्र, फ्रेंड्स ऑफ द एनवायरनमेंट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट है जो कि फ्यूचर जनरेशंस, आने वाली जनरेशंस के लिए इतनी क्वालिटी ऑफ लाइफ छोड़ेगा, यानी कि जो हम आज एंजॉय कर रहे हैं कम से कम आने वाली जनरेशंस इसका थोड़ा बहुत पार्ट तो एंजॉय कर सकें। क्योंकि अगर हम ऐसी रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते रहेंगे जमीन में से, पानी है और रिसोर्सेज हैं, तो जनरेशंस, आने वाली जनरेशंस ये सब कुछ एंजॉय नहीं करेंगी। और साथ ही में जो हम इतना ज्यादा एक्सट्रैक्शन करते रहेंगे ना, उसके हिसाब से जनरेट तो हो नहीं रहा है, उस हिसाब से रिसोर्सेज तो बन नहीं रहे हैं, और हम अगर ऐसी एक्सट्रैक्शन करते रहेंगे तो आने वाली जनरेशंस कुछ भी एंजॉय नहीं कर पाएंगी। तो हमें रिसोर्सेज को ऐसा जुडिशियली यूज करना है कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो भी इस सब कुछ एंजॉय कर सके, क्वालिटी ऑफ लाइफ को एंजॉय कर सके, उसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत आ रहा है, आता ही आता है, हर चैप्टर के मार्क्स हैं इसमें, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो the basic of sustainable development is to ensure that present generation should have leave stock of quality of life for the next generation.
which is no less than what we have inherited. जो हमें पीछे से मिला वो हम आने वाले बच्चों के लिए भी छोड़ें. Environment have used the term sustainability in order to clarify the desired balance between economic growth on one hand and environmental preservation on the other. यानी कि सस्टेनेबल, सस्टेन, रुक करके ऐसे काम करना है कि आपने ग्रोथ भी करनी है. ऐसा नहीं कि आपने पॉवर्टी को ध्यान नहीं देना है या आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान नहीं देना है या आपने डेवलपमेंट पर ध्यान नहीं देना है. डेवलपमेंट भी करना है और साथ में क्या करना है, हमने रिसोर्सेज को भी छोड़ना है. तो रिसोर्सेज को जुडिशियली यूज करें और ज्यादातर ऐसे रिसोर्सेज यूज करें जो कि रिन्यूएबल हो. जैसे कि हम विंड एनर्जी यूज करें, सोलर एनर्जी को यूज करें ना, उससे क्या, हाँ, टाइडल एनर्जी को यूज करें, क्योंकि ये सब चीजें हमारे पास में अबंडेंस में अवेलेबल है. तो अगर हम इनके यूज से, इनका अगर इसमें अगर और इनोवेशंस होते हैं, अगर हम इन रिसोर्सेज को यूज करते हैं तो हमारी जनरेशंस इन सब रिसोर्सेज को भी एंजॉय कर सकेंगी. For economists, a development path is sustainable if the stock of overall capital assets remain constant or rises over time. एक इकोनॉमिस्ट के लिए कोई भी डेवलपमेंट पाथ तभी सस्टेनेबल होता है. मतलब समझना सस्टेनेबल का, प्रोग्रेस करनी है लेकिन ऐसे करनी है कि कुछ भी ज्यादा रिसोर्सेज वेस्ट ना हो. वो तब होता है अगर स्टॉक ऑफ ओवरऑल कैपिटल एसेट्स, जितनी भी मेरे पास में पूंजी है, वो कांस्टेंट रहे या समय अनुसार बढ़े, घटे ना रिसोर्सेज मेरे पास से. After this, mark this. The term sustainable development has its origin in the International Union for the Conservation of Natural Resources (IUCN) 1980 World Commission Strategy Report. Okay, तो इसका जो ओरिजिन वहां से हुआ था, मार्क कर लीजिए इसको. So it is a, नीचे मार्क करिए, sustainable development is a development which meet the basic needs of all people, particularly the poor people, and ensures growth of agriculture, manufacturing and service sector to meet these needs. Okay, तो ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ये होता है कि हम जो है अपनी बेसिक नीड्स को भी मीट करें, साथ में ग्रोथ, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को भी बढ़ावा दें. Now, how to achieve sustainable development? First is restrict use of renewable resources. तो जो हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज करते हैं, जैसे पानी है ना, उसको भी यूज हमने रिस्ट्रिक्ट करना है. बहुत अनलिमिटेड यूज नहीं करना है, वेस्टेज नहीं करनी है रिसोर्सेज की. जैसे कई जगह बहुत सबमर्सिबल चल रहा है, वो चलता ही रहता है, पता नहीं चलता कि इतना पानी वेस्ट हो रहा है, कहीं पर पानी अवेलेबल भी नहीं है ना. तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस जो हमें कैसे हमने इसे अटेन करना है, बाय द रिस्ट्रिक्टिंग द यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड सब्स्टिट्यूटिंग non-renewable with renewable. जो नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल कौन से नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज? एग्जांपल पेट्रोल, कोल. तो ये सब रिसोर्सेज को हमने सब्स्टिट्यूट करना है. मींस अगर शॉर्ट डिस्टेंसेस हैं तो हमें उसको पैदल कवर करना चाहिए, और साथ में as much as possible use the public means of transport. आजकल की बात नहीं कर रहे हैं, इस समय मतलब कोई प्राइवेट मींस यूज करता है, लेकिन हमें पब्लिक मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहिए. मींस जहां तक हो सके हमें कट ऑफ करना चाहिए, रिन्यूएबल रिसोर्सेज को सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, सॉरी नॉन रिन्यूएबल सब्स्टिट्यूट करना चाहिए रिन्यूएबल से. बिकम इनपुट एफिशिएंट, रिसोर्सेज यूटिलाइज कम हो और आउटपुट ज्यादा निकले. ऐसा प्रोडक्शन हो कि एक्सप्लॉयटेशन रिसोर्सेज का कम से कम हो. पॉल्यूशन कंट्रोल करना है, ग्रोथ भी करनी है और पॉल्यूशन भी कंट्रोल करना है, एंड कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन. अगर पॉपुलेशन कंट्रोल होती है तो डिमांड अपने आप कम होगी, रिसोर्सेज सस्टेन करेंगे और जो है हमारा एनवायरनमेंट हमें प्रोटेक्ट कर पाएगा. सो दीज आर द अचीवमेंट ऑफ द सस्टेनेबल